नमस्कार दोस्तों, हिंदी मैराथन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं एन के आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिया को लेकर। ये हमारा 5वां टॉपिक है। इससे पहले हिंदी मैराथन क्लास के 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा संज्ञा, तीसरा सर्वनाम, चौथा अपना विशेषण। ये 5वां टॉपिक है क्रिया। देखिए, पर्टिकुलर आपके सिलेबस में क्रिया नाम से कोई टॉपिक नहीं डाल रखा। मैं आपको सिलेबस ही दिखा देता हूँ रिट का। ये आपका रिट का भाषा फर्स्ट का सिलेबस है। इसमें किसी नाम से क्रिया नहीं डाल रखा है। देख लीजिए आप, कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो। संज्ञा हमने पढ़ लिया, सर्वनाम भी पढ़ लिया, विशेषण भी हमने पढ़ लिया, अवयव इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होगा किसी भी वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। इसका मतलब ये होगा कि वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? क्रिया ही होता है। और वाक्य रचना अपने सिलेबस में है। इसका मतलब ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो गया है। और क्यों, पिछले साल प्रश्न भी तो पूछा गया था, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल का प्रश्न था। याद है क्या आपको? नहीं है तो करवाऊंगा मैं आपको अभी। पूरा टॉपिक टू द पॉइंट करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही शानदार बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखो थोड़ा सो मैं अठूँ बेसिक बता दूँ थाने। हालांकि अठूँ प्रश्न बिल्कुल ही को नहीं आया है। 3 चीज़ों को अपन पता होना चाहिए। क्रिया विकारी है या अविकारी है, क्रिया का करना क्या होता है और होना क्या होता है, और धातु का पता कैसे लगाना। ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्रिया विकारी शब्द है। जिनमें विकार उत्पन्न होता है वो आपके विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द संख्या में 4 होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। अब हमने पढ़ के आए थे, संज्ञा पढ़ के आए थे। संज्ञा क्या पढ़ा था? संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था? दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है और दुनिया का कोई भी काम आपका क्रिया है। बस खत्म है परिभाषा। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए वो आपकी क्रिया होती है। आपने बहुत बार सुना है। ये करना का तो सीधा सा अर्थ है कि कोई काम हो रहा है। माता जी पढ़ रही है, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है। मोहन गाने सुन रहा है, यहाँ सुनने का काम हो रहा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है। मोहन पत्र लिखता है, लिखने का काम हो रहा है। बच्चे खेलते हैं, खेलने का काम हो रहा है। लेकिन ये होना क्या है? तो जहाँ पर करने का बोध नहीं हो, किसी काम का काम नहीं हो रहा हो, और वहाँ होने की स्थिति बोध हो, तो जैसे पिताजी कमरे में हैं, सीधी सी बात है, काम तो नहीं हो रहा है यहाँ, लेकिन होने का यहाँ बोध हो रहा है। मैं एक अध्यापक हूँ, कोई काम तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर होना प्रदर्शित होता है। और जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए वो आपकी क्रिया होती है। तो ये वाक्य जो है, होना पाया जा रहा है। अब हमें धातु का पता कैसे करना है? जैसे इस वाक्य में धातु कौन सी है, इस वाक्य में धातु कौन सी है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। तो साहब जी, सीधी सी ध्यान रखो। मोहन पत्र लिखता है, अगर इसमें आपको पूछ ले कि इसमें धातु कौन सी है, तो लिख धातु। आई कैसे है? किसी भी वाक्य में तू से प्रश्न करना है। तू, कर्ता की जगह तू लिख दो और उसको आज्ञार्थक वाक्य में बदल दो। माता जी पढ़ रही है, तू पढ़। तू पढ़, पढ़ धातु हो गई, ठीक है। मोहन पत्र लिखता है, तू पत्र लिख, लिख धातु हो गई। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन गाना सुन रहा है, तू गाना सुन, सुन धातु हो गई अपने आप में, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। नाम धातु भी हम पढ़ेंगे, संज्ञा से अगर कोई बनती है, ठीक है। पढ़ेंगे हम संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, नाम धातु। तो धातु का पता लग गया। अब ये नीचे वाला वाक्य है, पिताजी कमरे में है, यहाँ तो होना पाया जा रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा हो तो धातु होगी आपकी और होना क्रिया होगी। क्लियर है? ये आपसे वाक्य पूछ सकता है कि ये कौन से काल पर आधारित क्रिया का भेद है। पिताजी कमरे में है, सामान्य वर्तमान काल का है, सामान्य भूतकाल का है, या आसन भूतकाल का है। हालांकि हम काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, तब इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जहाँ भी है लिखा हो, था लिखा हो, ही लिखा हो, हु लिखा हो, इस प्रकार से आपको मिल जाए और उनसे पहले क्रिया नहीं होनी चाहिए। हटे था ना, क्रिया दिख रही है क्या? कौन दिख रही? तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल का ही वाक्य माना जाएगा। था आ जाए तो सामान्य भूतकाल का वाक्य, क्योंकि था तो पास्ट की बात करेगा ना। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी कमरे में है, होना पाया जा रहा है, कौन से काल का आधारित वाक्य है? तो सामान्य वर्तमान काल का। पता कैसे चला? क्योंकि इसमें है से पहले कोई क्रिया नहीं आ रही है। संज्ञा आ सकती है, विशेषण आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। था आ रहा है तो पास्ट की बात करेगा, सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा, सामान्य भूतकाल का हो जाएगा था। जैसे वह एक अध्यापक था, पहले के टाइम की कोई बात बता दी, ठीक है। तो था से आपका कोई आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
और मैंने इसको एक ही स्लाइड में यहाँ बना दिया। आप भी ऐसे ही बना लेना, नोट्स में PDF भेज दूंगा टेलीग्राम ऐप पे। क्योंकि ऐसा बनाने से एक फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम के टाइम हम सभी को एक साथ देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं इनकी परिभाषा लिखूँ कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, एक एक लाइन इसकी भरूँ, तो क्या मतलब है? अपना मानसिक स्तर एक बार, मानसिक जो चिंतन है वो एक बार तो चिंतन जरूरी करेगा कि यार ये होता क्या है, अकर्मक क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा तो सारी क्या क्या होती हैं, लेकिन ऐसा बना देने से अपना जो मानसिक जो माइंड है वो अपना थोड़ा बहुत चिंतन जरूर करेगा। और एग्जाम के टाइम ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हमें याद दिलाते हैं सब चीज़ें। तो ऐसे नोट्स आप बनाएं। क्रिया के भेद बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ, हमने अब तक किस किस के भेद पढ़ लिए। सबसे पहले हमने वर्ण के प्रकार पढ़े थे, दो प्रकार के वर्ण, एक स्वर होता है वर्ण के भेद, एक होता है आपका व्यंजन। याद मैंने आपको करवाया था, दो हाथ बना लेने, एक में लिखना आपको स्वर, एक में लिखना आपको व्यंजन। इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 5 आधार पर। ये कौन सा आता है? दूसरा हाथ। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार। इसके बाद हमने संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ा था, और संज्ञा के भेद 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देता है, 3 प्रकार भेद पढ़े थे। इसके बाद हमने सर्वनाम पढ़ा था, सर्वनाम के भेद कितने पढ़े थे? 6 भेद पढ़े थे। इसके बाद विशेषण पढ़ा था, और विशेषण में 4 ही वर्ण हैं, और 4 वर्ण हैं तो इसका वर्गीकरण जो होता है वो 4 आधारों पर, 4 प्रकार के विशेषण हमने पढ़े थे। अब साहब जी ये देखो क्रिया के भेद, इसको भी हम लिंक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क है एक, तो एक र है, एक आपका ये है, 3 ही तो वर्ण है, क र ये। 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है, 3 भेद होते हैं। इसको भी आप लिंक कर लीजिए। कै से कर्म हो जाएगा, कै से काल हो जाएगा, और ये नीचे वाला रे है, ये आपसे रे से रचना हो जाएगा, रचना के आधार पर। सारा खेल इस कै और रे का ही है, कै और रे। क्रिया के भेद आपसे पूछे, क्रिया का भेद कितने आधारों पर किया जाता है? 3 आधारों पर। कैसे कर्म हो जाएगा, कैसे काल हो जाएगा, रे से रचना हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे देखो, इनके नाम है ना, इनके नाम में इनका अर्थ है, बस रटना नहीं है चीज़ों को, सीधा सब पता चल रहा है यार। किस में नहीं पता चल रहा? पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पूरी होती है दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, पहली क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू, पूर्वकालिक। प्रेरणार्थ क्रिया, प्रेरणा से काम करे, करता कोई स्वयं की इच्छा से काम न करके किसी प्रेरणा से कोई करवाता है काम। यहाँ कर्म के आधार पर हम पता लग रहा है यार, सकर्मक कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है। जिसमें कर्म हो वो सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। कहाँ रटने की आवश्यकता है? क्यों एक एक लाइन भरें इनकी? जिनमें कर्म की आवश्यकता हो फलाण दिक्कत क्यों लिखें? जिसमें कर्म हो, सीधी सी बात यह है। और इसका फंडा आपको बता देता हूँ, आपको पता भी है वैसे, किसी भी वाक्य में सकर्मक और अकर्मक का पता कैसे लगाएं? क्रिया से पहले क्या लगाना है आपको, क्रिया से पहले क्या लगा के आपको प्रश्न करना है। कोई भी उत्तर आ रहा है, काल्पनिक उत्तर हो चाहे, मोहन खाता है, खाना क्रिया है, क्रिया से पहले क्या लगा दो, क्या खाता है। अब उत्तर आपका भले ही कुछ भी आए, लड्डू खाता है, कुछ भी खाता है, लट खाता है, कुछ भी खाता है, अगर कुछ ना कुछ उत्तर आ रहा है तो वो आपका सकर्मक होगा। अगर उत्तर नहीं आ रहा वो आपका अकर्मक होगा। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एक कर्मक कौन सी है, द्विकर्मक कौन सी है, पूर्ण कौन सी है, अपूर्ण कौन सी है। और सकर्मक अकर्मक में भी कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कंसेप्ट हैं, वो हम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य क्रिया भी हम पढ़ लेंगे। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया बेसिकली मूल एक ही धातु से बनी क्रिया, सामान्य क्रिया एक ही क्रिया मिलेगी आपको। संयुक्त क्रिया, धातु के अलावा दो धातु मिल सकती हैं, दो धातु मतलब जैसे वह बोल सकता है, बोलना एक क्रिया है, सकना भी एक क्रिया है, संयुक्त हो गई, दो क्रिया हो गई अपने आप ही। ठीक है, पूर्वकालिक मैंने बता दिया, प्रेरणा तक बता दिया, धातु मैंने नाम धातु बता दिया, संज्ञा से कोई अगर क्रिया बनती है संज्ञा से बता देंगे आपको और बढ़िया तरीके से। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, काल के आधार पर 3 भेद होते हैं। सामान्य, आसन, पूर्ण, संदिग्ध, ये बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सामान्य के बारे में बता दूंगा, आसन के बारे में बता दूंगा, पूर्ण के बारे में बता दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले आपको मेरे हिसाब से एक इमेज तो बनी गई होगी अब आपके सामने। क्रिया के भेद हमने पढ़ लिए हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, काल के आधार पर। कर्म के आधार पर हम पढ़ेंगे सकर्मक और अकर्मक के बारे में, रचना के आधार पर हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे, और काल के आधार पर प्रत्येक काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं सकर्मक अकर्मक का फंडा क्या है।
पता लगाना मैंने आपको बता दिया है। क्रिया से पहले आपको क्या लगा के प्रश्न करना है। पहला प्रश्न इसमें से ये बन सकता है, मोहन रोता है। मोहन रोता है, क्या रोता है भाई? कोई उत्तर आ रहा है क्या? आपके दिमाग में आ रहा है तो बता दीजिए, क्या रोता है? कई बोलेंगे सर अच्छा रोता है, अच्छा रोता है, कैसा रोता है? वो कैसा का आंसर है, क्या रोता है? अकर्मक है। लेकिन ऐसे आ जाए, मोहन ने बहुत रोना रोया, ये सकर्मक होगा, ध्यान रखना। ऐसी चीजें पूछ पूछ ली जाती हैं, सजातीय क्रियाएं बोलते हैं इनको। देखो आराम से पढ़ोगे चीज़ों को, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ोगे, रूल पर पढ़ोगे। ये हिंदी है, बिंदी लगाते देर नहीं लगाते। कंसेप्ट आपने अपना दिमाग लगा लिया, गलत हो जाएगा। कंसेप्ट के बेस पे चलो। मोहन चलता है, क्या चलता है? कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कर्मक है। मोहन चलता है, अकर्मक है। लेकिन मोहन चाले चलता है, ये सजातीय क्रिया है। क्या चलता है? चाले चलता है, ये सकर्मक होगा। हिंदी का पैटर्न की बात करूँ तो 15 प्रश्न आते हैं आपके व्याकरण से। और हिंदी का सिलेबस देखें, प्रत्येक सिलेबस में जो प्रत्येक टॉपिक है, उस एक टॉपिक से 15% बना लो। यानी टॉपिकों में मैटर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कौन सा प्रश्न पूछे ये पेपर सेटर पर डिपेंड करता है, लेकिन चीज़ें हमें सारी पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि एक प्रश्न एक टॉपिक से भी बहुत कम, मतलब एलडीसी वगैरह अन्य भर्तियों में तो 4-4, 5-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन रीट में केवल 15 प्रश्न आते हैं आपके व्याकरण के। इसलिए प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न भी मुश्किल से उठाया जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सब चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक देखिएगा, ये प्रश्न बनाया जा सकता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब हमारा तो वही रूल है कि क्या भरता है? घड़ा भरता है। उत्तर तो घड़ा आ रहा है, लेकिन कभी भूल जाते हैं, क्योंकि ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये स्वतः गठित क्रिया है, कोई भर नहीं रहा है। स्वतः गठित क्रिया हमेशा अकर्मक होती हैं, ये रूल हमें याद होना चाहिए। ठीक है, वह सिर खुजला रहा है, वह सिर खुजला रहा है, अकर्मक है। खुजली चल रही है अपने आप। ऐसा थोड़ी है कि मेरे अट्ठा चाल जाए, अट्ठा चाल जाए, ना ना, वह तो ऑटोमेटिक है, स्वतः गठित क्रिया है। तो स्वतः गठित क्रिया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, कोई गिरा रहे को नहीं, स्वतः गठित क्रिया है। ठीक है, और भी बहुत सारा उदाहरण है। कल आप ये टॉपिक हम बहुत सारा प्रश्न करेंगे, 100-150 प्रश्न करेंगे, और टॉपिक और कोई बिंदु छूट भी जैसी वो भी क्लियर हो जैसी, कोई दिक्कत को नहीं। वह सिर खुजलाता है। अब भट्टे भी क्या खा चाल रही है, खा चाल रही है, दूसरे उनको जला रहे, तो भट्टे सकर्मक होगा। देखो कितना बढ़िया प्रश्न निकाले। वह सिर खुजला रहा है, अकर्मक है, खुजली चल रही है, अकर्मक है, स्वतः घटित है। लेकिन वह सिर खुजलाता है, ये सकर्मक है। घोड़ा मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घोड़ा मिल गया, वैसे हम क्या करते हैं, क्रिया से पहले क्या लगा के प्रश्न करते हैं, और क्या में उत्तर क्या आता है आपको पता है? कर्ता भी आ जाता है, कई बार कर्म भी आ जाता है। जहां पर कर्म आता है ना क्या के उत्तर में, वही सकर्मक होती है। कहीं ये मत सोच लेना क्या के उत्तर में कर्ता निकल आए और फिर आप उसको सकर्मक मान ले ना। यहां देखिएगा, मोहन चलता है, मोहन चलता है, अकर्मक क्रिया है। क्या चलता है? कर्म नहीं है। और हमेशा आपको पता होगा क्रिया का फल किस पर पड़ता है? अकर्मक क्रियाओं में हमेशा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रियाओं में तो कर्म होता है, तो सकर्मक क्रियाओं में हमेशा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, घोड़ा मिल गया, क्या मिल गया? कर्ता तो है ही नहीं इसमें, घोड़ा मिल गया, घोड़ा वाक्य का कर्म है। किसका घोड़ा है? मेरा घोड़ा है, आपका घोड़ा है, किसका है? क्या लगाने पर, प्रश्न करने पर उत्तर में क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है, घोड़ा मिल गया। लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, क्या लगा के प्रश्न करो, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। क्या लगाते ही प्रश्न में उत्तर आपका क्या निकल क्या रहा है? कर्ता निकल रहा है ना, तो आपका अकर्मक होगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाक्य का कर्ता नहीं निकलना चाहिए, कर्म आ रहा है बिल्कुल सकर्मक हो जाएगा, लेकिन वाक्य का क्या हमें कर्ता निकल के आ गया तो वहाँ अकर्मक ही होगा। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी वाक्य का कर्ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। पूर्ण और अपूर्ण सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? ये ऊपर वाला वाक्य वह मुझे मानती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और नीचे वाला देखो, माता जी सुन रही है, ये पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दुनिया में तीन ही क्रिया आपको ध्यान रखनी है, मानना, समझना और चुनना। इन तीनों से कोई आपका प्रश्न बन रहा है, कोई वाक्य बन रहा है, वह मुझे मानती है, इसको पूर्ण सकर्मक क्रिया मानना है।
भले ही कैसा ही आंसर आ रहा है, आपका पूर्ण सकर्मक क्रिया ही मानना है। 3 क्रियाएं हैं, आपको ध्यान होनी चाहिए। माता जी सुन रही है, इसके अलावा कोई भी क्रिया ले आओ, माता जी सुन रही है, पूर्ण सकर्मक ही होगा। बच्चे खेल रहे हैं, पूर्ण सकर्मक ही होगा। ठीक है, तो 3 क्रिया आपको ध्यान रखनी है, मानना, समझना और चुनना। मानना, समझना, बनाना या चुनना एक ही बात है, वह मुझे मानती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं 2, एक कर्मक और द्विकर्मक। बच्चों ने पेंसिल व मास्क खरीदे। सीधी सी बात तो ये है कि एक कर्मक तो वहां होगा, सीधा से बात, इसके नाम में देख लो, एक कर्म, कर्म एक होना चाहिए, और द्विकर्म में 2 कर्म होने चाहिए। और कर्म आपको पता होगा, एक प्रधान कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। गुरुजी माने कौन बेरो प्रधान कर्म केवय, गौण कर्म केवय, सीधो बता दो अपन तो आवाज को। तो बच्चों ने पेंसिल खरीदे, अगर क्या में कोई प्रश्न का आंसर निकल रहा है, कोई उत्तर निकल रहा है, क्या खरीदे? पेंसिल व मास्क खरीदे। क्या से कोई प्रश्न उत्तर निकल रहा है, उत्तर निकल रहा है, वो वहां पर आपका एक कर्मक होगा। सीधी सी बात ये है, एग्जाम में ये रहना चाहिए। ना तो आपको प्रधान कर्म ध्यान रखना, ना गौण कर्म में आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर्मक से एक कर्मक द्विकर्मक का अगर प्रश्न आएगा तो यही से आएगा। क्या से आपको प्रश्न करना है, उत्तर में क्या से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, वो आपका एक कर्मक आएगा। और द्विकर्मक में क्या होगा, क्या और किसे से प्रश्न करना है। क्या से भी प्रश्न का आंसर निकलना चाहिए और किसे से भी प्रश्न का आंसर निकलना चाहिए। सीधी सी बात है, 2 कर्म हो गए। गुरु जी बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? पाठ पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 2 एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्यों फिर हजारों के चीजें पढ़ रहे हैं एक साथ। ठीक है, राजा ने अपराधी को दंड दिया। राजा ने अपराधी को दंड दिया, क्या दिया? दंड दिया। किसे दिया? अपराधी को दिया। क्या और किसी में प्रश्न का आंसर निकल रहा है, द्विकर्म क्रिया का उदाहरण। लेकिन राजा ने भिखारी को धन दिया, क्या दिया? धन दिया। किसे दिया? भिखारी को दिया। क्या और किसी से प्रश्न का आंसर तो निकल रहा है, फिर भी ये एक कर्मक है, एक कर्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो देना क्रिया है ना, वो दान देने के रूप में हो रही है। राजा ने भिखारी को धन दिया, मुकेश ने भिखारी को कपड़े दिए, दान दे रहा है। देना क्रिया का जब भी यूज दान देने के अर्थ में हो, वहां एक कर्मक ही मानना है। ये चीजें हमें याद नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा हम इनको बना के लिख लेते हैं ना शॉर्ट नोट्स में, तो एग्जाम के टाइम में हम रिवीजन करते हैं तो बहुत आसानी रहती है। तीनों चीजें मैंने एक साथ लिख ली हैं। यहाँ देखो देना क्रिया का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ दान देने के अर्थ में नहीं हो रहा। यहाँ सजा दी जा रही है, कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। और नीचे वाले में प्रसन्नता का बोध होता है, प्रसन्नता का भाव हो, देने के क्रिया में दान देने का भाव हो, वहाँ एक कर्मक ही मानना है। मेरे हिसाब से आपको एक कर्मक द्विकर्मक में ज़्यादा इस और ज़्यादा आपको गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपूर्ण और अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी। अकर्मक का तो पता ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। गाय प्यासी थी, एक तो देखो होना क्रिया हो, लगना क्रिया हो, निकलना क्रिया हो। जैसे हमने सकर्मक क्रिया में 3 पढ़ी थी, मानना, समझना और बनाना, वैसे ही इसमें 3 ध्यान रखनी है, होना, लगना और निकलना। इन तीनों क्रियाओं के साथ कोई वाक्य है तो आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। नीचे वाला देखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा मैंने आपको बता दी, 3 के अलावा कोई भी आपको एग्जाम में, वैसे ये इतना डीप नहीं पूछेगा एग्जाम में, फिर भी हमें पढ़ना तो चाहिए ना, हर चीज़ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ये ध्यान रखना, कविता दिल्ली गई, क्या लगा के प्रश्न करें तो उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी ये क्या है? सकर्मक है। कैसे है? क्योंकि ये जाना क्रिया है, आना जाना, ये गत्यार्थम क्रिया होती हैं। और इनके साथ अगर स्थान का नाम लिख दिया जाए ना, तो उसको कर्म मान लिया जाता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होती हैं। कविता दिल्ली गई, मोहन जयपुर गया। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट भी आपके ध्यान होना चाहिए। गत्यार्थम क्रियाओं के साथ अगर स्थान का नाम लिख दिया जाए तो उस स्थान को कर्म मान लिया जाता है। वैसे तो कविता दिल्ली गई, ये कहाँ के उत्तर में आ रहा है? कहाँ गई? दिल्ली गई, लेकिन ये वाक्य का कर्म है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है, ये मैंने आपको बता दिया है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब कई बार हम जल्दबाजी में क्या उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं, ठोक दियो सीधो सकर्मक ना। देखना पड़ची वाक्य का कर्ता तो नहीं निकल रहा है ना क्या में, ये पक्षी वाक्य का कर्ता है, कर्म थोड़ी है। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। लेकिन घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया, ये वाक्य का कर्म है। आपका घोड़ा है कि मेरा घोड़ा है, किसका घोड़ा है? वाक्य का कर्ता तो इसमें छुपा हुआ है, कोई और ही है।
ये कर्म है घोड़ा। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या हमें आपका आंसर भी निकल रहा है। देखिए कोई भी क्रिया होती है ना, जैसे उड़ना क्रिया, ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन प्रत्यय लगाने पर, कोई भी क्रिया के प्रत्यय लगाने पर उसको सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है, जैसे उड़ाना, उड़वाना। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, बेसिकली तो यही है कि आपको सकर्मक और अकर्मक का पता होना चाहिए, एक कर्मक द्विकर्मक का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, कुछ कंसेप्ट बताए हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए, बस इनसे 12% आपका नहीं जाएगा। दूसरा प्रकार पढ़ लेते हैं हम, ये आप देख लीजिए एक बार। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, बहुत अच्छे से समझा दी हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। अब आप इसके ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्रश्न उत्तर करोगे उतने ज़्यादा आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। बेसिक हालांकि यही है। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर इन चारों के भेद, यानी सामान्य क्रिया कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, प्रेरणार्थ क्रिया, नाम धातु। इनके बारे में हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो साहब, संरचना या रचना के आधार पर कितने प्रकार के, 5 भेद होते हैं। पहला देखो, मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, सामान्य क्रिया है। यहाँ जो लिखना है ना, मोहन ने पत्र लिखा, इससे इसको आप ऐसे बना लो, मोहन ने पत्र लिखा, एक ही बात है वैसे, लिखा। देखो सामान्य क्रिया, मोहन ने पत्र लिखा, जहां पर एक ही क्रिया हो, एक ही धातु से बनी क्रिया यूज हो रही है, वहां सामान्य क्रिया होती है। मोहन ने पत्र, राधा नाचेगी, नाच धातु से आपका एक ही धातु हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, सामान्य क्रिया का उदाहरण है। लेकिन संयुक्त क्रिया, नाम से देखो संयुक्त क्रिया, जिसमें सामान्य मुख्य क्रिया भी हो और सहायक क्रिया भी हो, आपने पढ़ी होगी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आराम से पता लगा सकते हैं। रोहन अंग्रेजी बोल सकता है, यहाँ बोलना एक क्रिया है, सकना भी एक क्रिया है। ठीक है, तो दो क्रिया एक साथ आ गई, संयुक्त क्रिया। सीधा सा फंडा यही है, एक क्रिया हो एक कर्मक, सॉरी सामान्य क्रिया, और द्विकर्मक में आपकी दो धातु से बनी क्रिया बोल दीजिए, आप संयुक्त क्रिया बोल दीजिए। मुख्य वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, बोलना मुख्य क्रिया हो जाएगी और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया, नाम से देखो संयुक्त यानी दो क्रिया, संयुक्त यानी जुड़ी। अब देखते हैं पूर्वकालिक। पूर्वकालिक का सीधा फंडा यही है कि एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, या एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। और जो पहले वाली क्रिया होती है ना, उसको पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाकर आया हूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ, यहाँ देखिएगा, पहले खाने खाने का काम हुआ है, उसके बाद आने का काम हुआ है। खाना खाकर आया हूँ, एक काम होने के बाद दूसरा काम संपन्न हो रहा है। और इनकी पहचान यही है कि कर मिलेगा वाक्य के अंत में, पूर्वकालिक क्रियाओं के अंत में कर मिलेगा, ही भी मिल सकता है। लेकिन ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, प्रश्न आपको मिलेगा ना, उसको आप देखना पड़ेगा, देख लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। को ना तो आपको कर ध्यान रखना है, ना आपको ही ध्यान रखना है। वह मुझे देखते ही छुप गई, पहले देखने का काम हुआ है, उसके बाद छुपने का हुआ है। एक काम संपन्न होने के बाद दूसरा काम पूरा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको कर भी मिल सकता है, ही भी मिल सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आराम से आप पता लगा सकते हैं। दादाजी ममता से पत्र लिखवाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है ये। प्रेरणार्थक क्रिया ये होती है जिसका हम नाम से देखो, प्रेरणार्थक, हम पढ़ रहे हैं, हमारा मन तो नहीं है पढ़ने का, आपनो मन करेगा पढ़वा के ना, पापा जी को मम्मी जी को जोर लाग रहे, नौकरी को, शादी को मान लो, क्या कोई मान लो, जोर तो लाग रहे। कर्ता, कर्ता भी इसमें दो सीधी सी बात है। कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं करके किसी की प्रेरणा से वो कार्य करवाता है। दादाजी को पत्र लिखना खुद मन को नहीं कि दादाजी पत्र लिख लेना, दादाजी ममता से पत्र लिखा हुआ। दादाजी ममता से पत्र लिखाते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। गुरुजी बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, गुरुजी को मन को नहीं कि ठापा पढ़ लेना, आलसी होगा। गुरुजी बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, यानी प्रेरणार्थ क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दो कर्म मिलेंगे आपको, दो कर्ता मिलेंगे इसमें, और इसमें वाह भी मिल सकता है, ये देखिएगा, वाह पढ़वाते। प्रेरणार्थ क्रिया भी दो प्रकार की है, पढ़ाते पढ़वाते। ठीक है, पढ़ेंगे हम नीचे। और आरबीएससी की जो किताब है ना, उसमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसकी आप देख लेना एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपकी सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती हैं, वो तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेरणार्थ क्रिया में सकर्मक का भी उदाहरण होता है और अकर्मक। अगला है, वह मुझसे बतियाने लगी।
वह मुझसे बतियाने लगी। ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु क्रिया होती क्या है, ये हमारे सबसे पहला सवाल है। प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु रूप में होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की शब्द की रचना धातु से न होकर किसी संज्ञा से हो सकती है, सर्वनाम से हो सकती है, विशेषण अवयव शब्दों से होती है, तो वहां पर नाम धातु क्रिया मानी जाती है। यहाँ बात संज्ञा है, अपना से अपनाना हो जाएगा, आप प्रत्यय लगा के अपनाना बना सकती हैं। ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये क्या है, नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट बचा है लास्ट, काल के आधार पर क्रिया के भेद। तीसरा हमारा है काल के आधार पर क्रिया के भेद। अब इसमें हम ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये हमने पढ़ लिए हैं, सामान्य क्रिया भी पढ़ लिया है, ये कर्म सकर्मक अकर्मक वाला भी रोल पढ़ लिया है। थोड़ा सा आप चाहें तो मैं आपको दोबारा रिविज करा देता हूँ। यहाँ तक सामान्य क्रिया हमने पढ़ लिया है। एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहाँ सामान्य क्रिया, जैसे राधा नाचेगी, वे जयपुर गए। संयुक्त क्रिया, एक से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मुख्य क्रिया भी होगी, उसमें सहायक क्रिया भी होगी, पता लगाने का आसान तरीका है। पूर्वकालिक क्रिया हमने पढ़ लिया है, एक क्रिया समाप्त होने के पश्चात दूसरी क्रिया शुरू हो, पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक हमेशा क्रिया तुरंत बाद कर भी लगा मिलेगा आपको, ही भी मिल सकता है कई बार, बच्चा दूध पीकर सो गया, इस प्रकार से है ना। और प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं की इच्छा से कार्य न करके किसी दूसरे की क्रिया से काम करवाता है, वो आपका प्रेरणार्थक हो गया। नाम धातु हमने पढ़ लिया है। प्रत्येक क्रिया की रचना किसी न किसी धातु रूप में होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की शब्द की रचना धातु से न होकर संज्ञा से हो सकती है, विशेषण से हो सकती है, सर्वनाम से हो सकती है, अव्यय शब्दों से हो सकती है। अगर इन शब्दों से होती है वो आपका नाम धातु क्रिया का उदाहरण। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम्पल मिलेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हैं तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक के बारे में। काल के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले लेते हैं हम भूतकाल। ठीक है, तीसरा भेद है आपका काल के आधार पर क्रिया के भेद। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं भूतकालिक क्रिया। इसके पुनः 6 भेद होते हैं और 6 एग्जाम्पल से आप इसको और बेहतर तरीके से एक साथ समझ सकते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है मोहन ने अखबार पढ़ा। ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। आपको अच्छी बात है, आपकी सहायक्रिया याद है कि अंत में या आता है, ई आता है, आ आता है, ई आता है, ये शब्द लिखे होते हैं, तो ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण माने जाते हैं। मान लो आपको ये याद नहीं है, तो सीधा सा फंडा ये है कि भूतकाल की ऐसी क्रिया जिसे वाक्य का पता लग रहा हो कि भूतकाल का है वाक्य, तो जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, या काम तो पूरा हो चुका है, काम तो पूरा हो चुका है पढ़ने का काम, अखबार पढ़ लिया है मोहन ने, लेकिन कब पढ़ा ये निश्चित नहीं है। निश्चित समय का अगर बोध नहीं हो, वहां आपको सामान्य भूतकाल ही करना है। ये इसकी आसान डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम तक याद रह सकती है मेरे हिसाब से। भूतकाल का ऐसा कार्य जो काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन ये तय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि काम कब पूरा हुआ। मोहन ने अखबार पढ़ा, कब पढ़ा ये तय नहीं है, अब पढ़ा कि थोड़ी देर पहले पढ़ा, बहुत समय पहले पढ़ा, ये आपका सामान्य भूतकाल है। दूसरा वाक्य है मोहन ने अखबार पढ़ा है। एक बार आप खुद बोल के देखिए, मोहन ने अखबार पढ़ा है, आपको एहसास होगा यार मोहन अखबार पढ़े है, अभी पढ़े, यानी अभी अभी पढ़ा है। आसन भूतकाल का वाक्य, आसन का मतलब होता है समीप बैठा हुआ, पास बैठा हुआ, यानी जो भूतकाल की ऐसी क्रिया जो अभी अभी पूरी हुई है। पढ़ने का काम तो हुआ है, अखबार पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार अभी अभी पढ़ा है, मोहन ने अखबार पढ़ा है। ये कौन सा वाक्य है, आसन भूतकाल का। आपको अच्छी बात है, याद रहते हैं अंत में या ये इनके बाद तुरंत बाद है लिखा हो, तो वो आपका आसन भूतकाल होता है। लेकिन याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं कई बार। आराम से आपको पता लग सकता है ये सामान्य भूतकाल है, इसके अंत में है लगाते ही आपका कौन सा बन जाता है, आसन भूतकाल बन जाता है। ठीक है, और ये सामान्य भूतकाल है, इसके था लगाते ही आपका पूर्ण भूतकाल बन जाता है। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा था, ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अब ये था ये पता लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता लगे तो ऐसे आप समझिए कि मोहन ने अखबार पढ़ा था। इस वाक्य में ये पता चल रहा है कि मोहन बहुत समय पहले ही अखबार पढ़ लिया था, बहुत पहले ही काम पूरा होकर कर लिया था। मोहन ने अखबार पढ़ा था,
ये दोनों वाक्यों में आपको फर्क खुद नजर आ रहा है। मोहन ने अखबार पढ़ा है, इसका मतलब अभी भी पढ़ा है। मोहन ने अखबार पढ़ा था यानी बहुत पहले ही काम हो चुका था, और वो काम होता है आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है। चौथा है आपका मोहन अखबार पढ़ रहा था। मान लीजिए आप वीडियो देखने से पहले आप मोहन के पास बैठे थे, मोहन आपका भाई होगा, और मोहन अखबार पढ़ रहा था। आप वीडियो देखने आए दूसरे कमरे में, मैंने आपसे पूछा कि मोहन क्या कर रहा था, आप बोलेंगे मोहन तो अखबार पढ़ रहा था। काम जारी था, भूतकाल का तो था, अब कितनी देर और पढ़ेगा ये पता नहीं है। मोहन अखबार पढ़ रहा था आपने बोला, यानी जो काम अपूर्ण का मतलब होता है ए का मतलब नहीं, पूर्ण का मतलब होता है पूरा नहीं। पूरा, जो वाक्य पूरा नहीं हो, जो काम पूरा नहीं हो, वो अपूर्ण भूतकाल है। मोहन अखबार पढ़ रहा था, पता नहीं कब तक और पढ़ेगा, पढ़ रहा था। रहा था, रही थी, रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल की पहचान होती है। पांचवा है मोहन अखबार पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा, पता लग रहा है संदिग्ध भूतकाल का वाक्य है, संशय की स्थिति है। मोहन अखबार, मैं आपसे पूछूंगी मोहन क्या कर रहा है, मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, एक निश्चित नहीं है, संदिग्ध है, संशय की स्थिति है, वहां पर आपका कौन सा होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। मोहन ने अखबार पढ़ा, सामान्य भूतकाल। है लगाते ही वो आपका कौन सा हो जाएगा, आसन भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की अगर था लगा देंगे तो पूर्ण भूतकाल, और सामान्य भूतकाल के वाक्य में अगर रहा था, रही थे, रहे थे लगा देंगे तो अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है। पढ़ा था, आ आई आ रहे हैं तो सामान्य भूतकाल, है लगाए तो आसन भूतकाल, था लगाए तो पूर्ण भूतकाल, और रहा था, रही थी, रहे थे लिखेंगे तो अपूर्ण भूतकाल, और होगा लगाते ही रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, वो आपके किस में आ जाएंगे, संदिग्ध भूतकाल में, संशय की स्थिति। अंतिम प्रकार है इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें एक शर्त छुपी होती है, किसी भी वाक्य में एक शर्त छुपी होती है, और वो शर्त कौन सी होती है, भूतकाल के वाक्य की। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो यहाँ पे एक शर्त है कि मेहनत करता जना सफल होता, भूतकाल की शर्त है। तो बिल्कुल ये आपका कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, काल के आधार पर हो गया, पहला इसमें भूतकालिक हो गया। ठीक है। दूसरा इसमें भविष्यकालिक की बात करते हैं। भविष्यकालिक क्रिया चार भेद होते हैं इसके। पहला इसमें मोहन पत्र लिखेगा, वही बात हो गई, लिखेगा, एगा, एगी, एगे, ये सारी क्रिया आती हैं। और आप ही देखिए एक बार, मोहन पत्र लिखेगा, भविष्य की बात हो रही, मोहन पत्र लिखेगा, ये पता नहीं है कि कब लिखेगा। ठीक है, सामान्य भविष्यत काल। ठीक है। आज वर्षा हो सकती है, संभावित भविष्यत काल है। आज वर्षा हो सकती है, संभावना तो है, भविष्य की संभावना, वर्षा हो सकती है। ठीक है। अगला है अगर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, हेतु हेतु मत भविष्यत काल। ये अगर वर्षा हुई तो फसल होगी, एक शर्त छुपी है कि अगर वर्षा हुई तो आपका फसल होगी। हेतु हेतु मत भविष्यत काल में आपको अगर मिल सकता है, यदि मिल सकता है, तो मिल सकते हैं, इस प्रकार के आपके शर्त वाले जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। आज्ञार्थक भविष्यत काल में कौन सा आएगा, आप हमारे घर आइएगा, एक आज्ञा का भाव छुपा हो, आज्ञा का भाव। ठीक है, आप हमारे घर आइएगा, एक आज्ञा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका अज्ञार्थ भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, चार ही भेद हैं इसके। मोहन पत्र लिखेगा, सामान्य भविष्यत काल, और इसमें आपको एका, एगी, एगे, इस प्रकार के आपको मिलेंगे। और दूसरा है अज्ञार्थक की बात करें तो इसमें आज्ञा का भाव होगा, और लास्ट में अंत में क्या आएगा, ईएगा, एगा, इस प्रकार के आप जयपुर आइएगा। ठीक है। और इसमें तीसरा है संभावित भविष्यत काल में संभावना शब्द सूचक भी मिल सकते हैं, संभावना सूचक शब्द भी मिल सकते हैं आपको। जैसे अब मैं क्या करूं, वह जयपुर जाने वाली है, आज वर्षा हो सकती है, एक संभावना हो। ठीक है। और इसके अंत में आपको हो सकना है, सकती है, सकते हैं, इस प्रकार की आपको साइक्रिया आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। और अगला है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, इसमें कई दिक्कत नहीं आएगी, शर्त छुपी होगी, भविष्य की शर्त, अगर वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी होगी। ठीक है। अंतिम है आपका वर्तमान कालिक क्रिया। मोहन अखबार पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, हमने बहुत बार सुना है। पास्ट प्रेजेंट सिंपल, पढ़ने का काम वर्तमान की क्रिया है, लास्ट में ता है, ती है, सामान्य वर्तमान काल का। मोहन अखबार पढ़ रहा है,
रहा है, रही है, रहे हैं, काम हो रहा है तत्कालिक क्रिया, या आपका अपूर्ण भूतकाल जो पूरा नहीं हो रहा काम, वर्तमान का ऐसा काम जो पूरा नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, और ऊपर हमने क्या पढ़ा है, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया मेरे, ये आप गाल काट दीजिए, ठीक है। मोहन अखबार पढ़ रहा हो, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, और होगा लगाते ही मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, संभावना, भविष्य की संभावना, तो भविष्य काल। लेकिन मोहन अखबार पढ़ रहा हो, ये वर्तमान काल, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाती हैं। थोड़ा सा लिखने में डाउट हो जाता है, लिखने में गलती हो जाती, ठीक है। बच्चों प्रश्न उत्तर याद करो, अज्ञार्थक वर्तमान काल की क्रिया का उदाहरण है। बच्चों प्रश्न उत्तर याद करो, एक अज्ञार्थक, जैसे क्लास में नहीं होते, अरे बच्चों खड़े हो जाओ, इस प्रकार से आपको वाक्य मिल सकते हैं अज्ञार्थक वाक्य। शायद आज वर्षा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, मैंने यहाँ हो लिखा है, देखिए हो संभावी वर्तमान काल का उदाहरण है। होगा होगा तो भविष्य काल में चला जाएगा, फिर संभावित भविष्य काल, लेकिन शायद वर्षा हो सकती है हो, तो इस प्रकार के आपके वाक्य कौन से होंगे, संभाव्य, और इसमें संभावना सूचक आपको शब्द में मिल सकता है शायद, इस प्रकार से। ये आपको गा काट देना है, हो है, ठीक है। अब मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा तो आप कई बोलेंगे ये होगा इसमें लिखा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने वाली चीज़ है, समझा मैंने दिया है आपको। अब है 2 पॉइंट और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया का जहाँ होना, जैसे मैं एक अध्यापक, क्रिया का होना, होना है ये, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, यहाँ होना क्रिया है, और ये किसका उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का। मैंने आपको बताया था हूँ आ जाए, है आ जाए, इससे पहले अगर कोई क्रिया नहीं हो, कोई आपका विशेषण आ जाए, कोई सर्वनाम आ जाए, कोई आपका संज्ञा शब्द सूचक आ जाए, तो वहाँ आपको सामान्य वर्तमान काल का ही उदाहरण मानना है। वह लड़का गरीब है, ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। था आता तो आपका हो जाता सामान्य भूतकाल का उदाहरण। एक अंतिम है बैठना और सोना क्रिया, बैठना और सोना क्रिया, इनके साथ अगर हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस प्रकार से अगर आपको मिले, तो वहाँ पर आपको अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण मानना है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। बच्चे पेड़ पर सोए हुए हैं, ये आपके अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है, ठीक है। तो ये अपना क्रिया का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से, मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया आपको। कहीं कोई पॉइंट छूट भी गया तो कल इसके 100 से अधिक प्रश्न उत्तर करेंगे, तो इससे और ज़्यादा बेहतर आपका टॉपिक हो जाएगा। बाकी ये जो पॉइंट है, ये जो स्लाइड है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। वर्तमान काल की बात हम कर चुके हैं। संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, लेकिन संदिग्ध भविष्यत काल कभी नहीं होता। संदिग्ध का मतलब संशय, और भविष्य में जब काम ही नहीं होगा तो संशय कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल होता है, हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल होता है, लेकिन शर्त वाली बात कभी भूतकाल की नहीं होती। हेतु हेतु मध्य कभी भी भूतकाल नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपको वो थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूँ, कौन सा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्रिया का टॉपिक है, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। सारे नोट्स हैं, अच्छे से हैं, बना लीजिए इनको। बाकी एक गाइड और भी है मेरे पास, शानदार है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, जय मंथन के नाम से आती है आपकी, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं वो भी आपको भेज दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और पूरे वीडियो में मैंने आपको लाइक वगैरह नहीं बोला, लाइक लुइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कल इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी क्लास करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अवयो, धन्यवाद।